2014 से ही हो रहा है। मतलब उससे पहले लोग पत्ते खेलते थे, उससे पहले इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, उससे पहले जो है इस देश में विज्ञान की कोई प्रगति नहीं हो रही थी, उससे पहले इस देश में जो है संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ था। क्या करें, देश की बागडोर ही एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतिहास में ही फेल हो गया, जिसके पास इसकी समझ ही ना हो। उसके लिए तो चुनाव ही सब कुछ है। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें किसी तरह से जो है वोट लेकर के चुनाव जीत जाना है और इस देश के इतिहास को, लोगों के योगदान को, उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ना है, मरोड़ना है। लोग विक्रम साराभाई को याद कर रहे थे, तो विक्रम साराभाई का परिवार भी तो है, मल्लिका साराभाई तो है। मल्लिका साराभाई आज भाजपा के खिलाफ बोल रही है कि नहीं बोल रही है, इसका पड़ताल करना चाहिए। अक्सर ये क्या करते हैं कि दूसरे के काम को और दूसरे के मकान को अपना साबित करने में लगे रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं। मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है, और आप अक्सर देखिएगा कि नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को गाली देने के लिए अक्सर कुछ नाम का इस्तेमाल किया जाता है, नेताजी का भी नाम है। तो पूछना चाहिए ना इनसे कि नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत तुम्हारी विरासत है। और जब जाते हो वास्को डी गामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, तो गांधी के ऊपर जब माल्यार्पण करते हो, वो गांधी की विरासत तुम्हारी विरासत है। इस देश में ना तुम 3 में ना 13 में। इतिहास आपका अंग्रेजों से माफी मांगने का, इतिहास आपका अंग्रेजों को यह कहने का कि आप मत जाइए देश छोड़ करके, आप यहीं रहिए, हम आपके ही अंदर सिविलाइज्ड होना चाहते हैं। जान गंवाई बंगाल के लोगों ने, जान गंवाई महाराष्ट्र के लोगों ने, जान गंवाया इस देश के एक एक इलाके के लोगों ने, और आप उस पूरे के पूरे आजादी के आंदोलन से गायब रहे। जो भी इस देश के भीतर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाएं हुई, राष्ट्र निर्माण के जो काम हुए, उन तमाम कामों से आप गायब रहे। चाहे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, संविधान का निर्माण हो, देश में संस्थाओं का निर्माण हो, देश के भीतर पब्लिक सेक्टर का निर्माण हो, सब चीज से आप गायब रहे। और आज दशकों की मेहनत के बाद जब हमको कुछ उपलब्धियां मिलनी शुरू हुई है, जिस देश में एक सुई भी नहीं बनता था, वहां जहाज बन रहा है। जिस देश में लोगों ने ज्ञान के विरुद्ध पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा झोंक दी थी कि ज्ञान और विज्ञान को आगे नहीं बढ़ने दें। ये बंगाल की भूमि है। क्या हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद किए बिना रह सकते हैं? जब उन्होंने कहा कि विधवाओं को भी पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए, यही लोग हैं ना, यही वो शक्तियां हैं ना जो कहती थी कि नहीं 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 नहीं, ये तो संस्कृति के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि तिरंगा अशुभ होता है। ये वही लोग हैं, 3 रंग है इसमें, इसलिए ये अशुभ होता है। यही वो लोग हैं जो ये कह करके विज्ञान के तमाम कार्यक्रमों का विरोध किया कि यह तो पश्चिमी सभ्यता है। अरे ज्ञान की कौन सी सभ्यता होती है? ज्ञान तो सत्य पर आधारित होता है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण? ज्ञान तो सत्य पे आधारित होता है। जो सत्य भारत में है वही सत्य जो है अमेरिका में है। अरे H2SO4 कलकत्ता में भी होता है, H2SO4 दिल्ली में भी होता है, और H2SO4 न्यूयॉर्क में भी होता है। ये तो फैक्ट है।
और फैक्ट पे, ट्रुथ पे ही तो नॉलेज होता है। जो नॉलेज के विरोधी रहे, विज्ञान के विरोधी रहे और इस देश में संस्कृति की आड़ में अंधविश्वास को फैलाया, औरतों के खिलाफ जो है तमाम तरह की कुरीतियों का समर्थन किया, समाज को जो बांटने वाली शक्तियां हैं उनके साथ खड़े रहे। कहते हैं, आप सोच करके बताइए, जो लोग ये मानते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है, उनके रास्ते पे चले होते तो आज चांद पे पहुंचते क्या? बताइए। ये आज जो हमारी सफलता है उसके लिए हमारे पुरखों ने जान गंवाई है। चाहे आप राजा राम मोहन राय की बात करें, चाहे आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, चाहे आप विवेकानंद की बात करें। मैं विवेकानंद जी का भी उदाहरण देना चाहता हूं। ये बस फोटो लगाते हैं, जिस दिन इनको विवेकानंद जी का विचार अपनाना पड़ा ना, उल्टे पांव भाग जाएंगे। ये तो इस देश के अंदर विचारों की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, विज्ञान की परंपरा है, उस संस्कृति को ये पीछे धकेलते हैं। जो अज्ञानता है, अंधविश्वास है, नफरत है, समाज के भीतर इंसान को इंसान से जो बांटने वाली सोच है, उसको ये आगे बढ़ाते हैं। आप सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लोग पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हाथ के सामने, मुंह के सामने माइक्रोफोन ले करके और कहते हैं कि हमारी पश्चिमी सभ्यताएं हमारी सभ्यताओं को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, और उनका बेटा बेटी ऑक्सफोर्ड जा रहा है पढ़ने के लिए। बेवकूफ बना रहे हैं सर हम ही लोग को, कि आप अपने पॉकेट में एप्पल मोबाइल रख करके कह रहे हैं कि स्वदेशी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं सर? इस देश की जो आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना को आप रोज कमजोर कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप सुनकर के आश्चर्य हो जाएंगे। एक पूंजीपति, एक धन्ना सेठ, उसकी एक दिन की जो कमाई है उससे इस देश के भीतर 75 लाख मनरेगा मजदूरों को मजदूरी दी जा सकती है। इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी असमानता, और ये सब कर किसके नाम पे रहे हैं? देश के नाम। अरे क्या होता है देश? कैसे बनता है देश? किसको कहते हैं देश? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से एक धारावाहिक आया करता था डीडी न्यूज पे, डीडी 1 पे। उसके एक एपिसोड में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछते हैं देश के आम लोगों से कि आप भारत माता की जय कह रहे हैं, हमारे एक साथी ने अभी कहा वंदे मातरम। क्या होता है देश? क्या होता है भारत माता का मतलब? भारत माता का मतलब जब पंडित नेहरू ने पूछा तो लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि पेड़ पौधे, नदी नाले, धरती, ये है देश। पंडित नेहरू जवाब देते हैं, कहते हैं कि भारत माता आप हैं। ये जो आप बैठे हुए लोग हैं ना, इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं ना, वही भारत माता है। और वो जो 140 करोड़ लोग हैं, उन 140 करोड़ लोगों के मिलने से ही देश बनता है, उससे ही देश का निर्माण होता है। और इस देश की संकल्पना में अगर हम भरोसा करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, अगर गांधी के विचार नहीं होते, संविधान सभा नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो याद रखिए, और मैं यहां से खड़ा होकर के कहता हूं, तो मोदी जी जो आ करके मुंह चमका चमका करके जो झूठ बोलते हैं ना, अगर उसको हम सच मान लें कि सचमुच वो चाय बेचते थे, तो पंडित नेहरू अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी भी आज इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन होता। आज हम इतिहास इसलिए याद करते हैं कि हमको अपने वर्तमान को बेहतर करना है। अपने वर्तमान को बेहतर करके
आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देना है। और सुरक्षित भविष्य देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को लागू करने का मतलब ही है छात्र परिषद को याद करना। और मैं आप तमाम छात्रों से खास करके ये बात कहना चाहता हूं कि आप अगर छात्र नेता होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप छात्र हो जाइए। बिना छात्र हुए छात्र नेता कैसे होइए, ये बात याद रखिएगा। बिना किसान हुए जो किसान नेता होते हैं ना, वो किसानों के नेता नहीं होते हैं, वो सरकार की तरफ से किसान के हितों की दलाली करते हैं मैनेजमेंट के साथ। बिना मजदूर हुए जो मजदूर नेता होते हैं ना, वो मजदूरों के नेता नहीं होते हैं, वो मैनेजमेंट के दलाल होते हैं जो मजदूर हितों की दलाली करते हैं। इसीलिए जो छात्र नेता हैं, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि नेता तो आप हो जाएंगे, लेकिन छात्र नेता होने के लिए छात्र होना बहुत जरूरी है। और छात्र होने का मतलब होता है आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कोई सरोकार हो, आप पढ़ते हो, आपका एडमिशन हो, आप क्लासरूम में जाते हो, आप लाइब्रेरी में जाते हो, आपको मालूम हो कि जिस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन है उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई किताबें लाइब्रेरी में है कि नहीं है। आप अगर विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपके लैब में इक्विपमेंट है कि नहीं है, केमिकल है कि नहीं है। आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जूलॉजी और बॉटनी का क्या फर्क होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज एजुकेशन के अंदर नए रिसर्च क्या हो रहे हैं, आज के विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन की तैयारी करने में क्या कठिनाई आती है। आप कॉलेज जाएंगे ही नहीं तो आपको कैसे मालूम होगा कि कॉलेज में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। और मैं आपसे बतौर NSY नेशनल इंचार्ज पब्लिकली यह बात कह रहा हूं कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक शानदार विद्यार्थी ही वाइब्रेंट स्टूडेंट मूवमेंट को खड़ा कर सकता है। इस बात को याद रखिए। आप आजादी के आंदोलन को देखिए, आप छात्र परिषद के इतिहास को उठा करके देखिए। जो नेता थे वो अच्छे विद्यार्थी भी थे, अच्छे स्कॉलर थे, वो पढ़ते थे, वो क्लासरूम में जाते थे, डिबेट करते थे, अपने शिक्षकों से डिबेट करते थे, शिक्षकों की बात को मानते थे, और जो बात गलत होती थी सत्य की कसौटी पे परख करके उसको खारिज भी करते थे, उसको काटते भी थे। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की एक परंपरा है। परंपरा ये है कि जब तक बात हमारे ऊपर नहीं आती है ना, हमारा असर नहीं होता है। आप अक्सर देखिएगा, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह कह के एक फिल्म आया, हॉल में लोग तालियां बजा रहे थे। हमको तो लगा कि अब तो देश में क्रांति हो गई, लीजेंड ऑफ भगत सिंह आ गया है और हॉल में बैठ करके लोग ताली बजा रहे हैं। अब तो हॉल से बाहर निकलेंगे और क्रांति ही होगी, और जितने माँ बाप बैठे हैं सब अपने बच्चों को भगत सिंह बना देंगे। कौन बनाता है? कौन बनाता है? हर कोई यही सिखाता है कि राजनीति खराब चीज है, राजनीति से तुम्हारा कुछ भला नहीं है। तो आप बताइए माताओं बहनों, राजनीति खराब चीज है, राजनीति भला तुम्हारा नहीं करता है। तो अगर इस देश में सावित्रीबाई फूले पैदा नहीं होती, महिलाओं को पढ़ाना नहीं शुरू करती, तो क्या इसरो में जो वैज्ञानिक लोग को आप देखे हैं साड़ी पहन करके ताली बजा रही थी, चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजी थी, ये संभव हो पाता? कोई तो अपने शरीर पे कष्ट उठाता है, कोई तो अपनी जान गंवाता है, कोई तो अपनी खुशियों की तिलांजलि देता है। हम जिस वक्त लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त ही कुछ लोग जेल में भी तो हैं, कुछ लोगों के मीडिया चैनल को बंद भी तो करा दिया गया है, कुछ लोगों के घर पे ईडी और सीबीआई भी तो जा रहा है। जब वो अपने लोकतंत्र की आवाज को उठाता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, गोलियां चलाई जाती है। ये जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमको गिफ्ट में नहीं मिला है। और मैं बार बार कहता हूं, फ्रीडम जो है ना, कोई डिश नहीं है कि जोमेटो पे फटाफट ऑर्डर कर लेंगे, आधे घंटे में आ जाएगा। फ्रीडम इज नॉट पिज्जा ब्रो।
इट इज आवर फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट जो है, पहले उसकी समझ होनी जरूरी है, उसके लिए पढ़ना जरूरी है, उसके लिए स्कूल जाना जरूरी है। और आज आप देखिए एक एक करके कैसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आप सब इस चीज को झेल रहे हैं कि आम लोगों के पहुंच से शिक्षा दूर होती जा रही है लगातार। अच्छे स्कूल में अगर एडमिशन लेना हो तो एडमिशन संभव नहीं है। एडमिशन अगर हो जाए तो उसका फीस देना संभव नहीं। और आप एलकेजी यूकेजी की हालत देख लीजिए, आप नर्सरी की हालत देख लीजिए। बच्चा तो छोड़ दीजिए, मां बाप का भी इंटरव्यू क्या से क्या हो गया सनम देखते देखते। एजुकेशन हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एजुकेशन टू ऑल, साइंटिफिक, सेकुलर, क्वालिटी एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। और आज एजुकेशन को कैसे दूर किया जाए, आप सुनकर के आश्चर्य होंगे। गुजरात में एक कंपनी को इतनी सब्सिडी दी गई है जितनी सब्सिडी से पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमको उलझाया किस चीज में जा रहा है? हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, शांति, एकता, बराबरी। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमको फंसाया किसमें जा रहा है? हिंदू, मुसलमान, जात पात, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और आप देखिए कि नफरत को आधार बना करके किस तरीके से समाज को लगातार बांटा जाता है। जहां धर्म होता है वहां धर्म का झगड़ा लगाते हैं, वहां जात का झगड़ा लगाते हैं, जहां धर्मों का झगड़ा लगाते हैं। आपने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ? आज मणिपुर की क्या हालत है? और जब आप मणिपुर के ऊपर सवाल करिएगा तो जवाब आएगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। अरे ये कौन सी बात हो गई? भारत के किसी भी कोने में आजाद देश के आजाद नागरिक के साथ कोई ऐसी कार्रवाई होगी जो गैर कानूनी है, उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे, उसके खिलाफ हम सवाल उठाएंगे। आप देखिए कि किस साजिश के तहत रोज शाम को नेशनल मीडिया में बंगाल को किस तरीके से बदनाम किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण क्या है कि साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से बंगाल जीत लेना है, बिहार जीत लेना है, महाराष्ट्र जीत लेना है। क्या हुआ महाराष्ट्र में? कह रहे थे 3 मेजर आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, ये भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, तुष्टीकरण। मैं तो एक एक लाइन से जो है तीनों का जवाब दे देता। सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का लगाया। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट थे, भाजपा में जाते ही क्या हो गए? भ्रष्टाचारी से सदाचारी। ये कैसे संभव? जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप बंगाल के नेताओं को भी देख लीजिए, जब तक वो भाजपा में नहीं थे तब तक उनके घर पे ईडी आ रहा था। जो ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ईडी जो है पता नहीं रास्ता भूल गया, हो सकता है उसका गूगल मैप नहीं काम कर रहा हो, ईडी आना बंद हो गया। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए। इनको लगा कि हम महाराष्ट्र जो है वो हारने वाले हैं। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय नेता तारिक अनवर साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में आपने क्या देखा कि महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से ये चाहते थे कि वहां पर जो महाविकास आघाड़ी है उसको तोड़ दिया जाए। तो पहले इन्होंने शिंदे को तोड़ लिया। जब शिंदे को ले आए तो इनको लगा कि ये काफी नहीं है, तो फिर पवार साहब के परिवार को तोड़ दिया। तो मेरा दूसरा सवाल है कि अजीत पवार साहब जब महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ थे तब यह परिवारवाद था, और अभी अजीत पवार साहब भाजपा के साथ चले गए हैं, इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दो मेजर आरोप।
एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद, उसकी आप स्थिति देखिए। परिवारवाद को लेकर के मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? इसलिए तो नहीं प्रधानमंत्री हो गए थे ना कि उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। चुनाव लड़े थे ना, देश की जनता ने वोट दिया था ना। लोकतंत्र में अरे हमारा वोट एक और आपका वोट एक है, महिला का वोट एक और पुरुष का वोट एक है। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो प्रजा नहीं होता है। इसीलिए सिटीजन वोट देकर के अपने नेता का चुनाव करता है। जो भी नेता हुए कांग्रेस के, वो चुनाव लड़के नेता हुए ना, इसलिए तो नेता नहीं हो गए कि जो है उनके पिताजी कुछ थे या उनकी माताजी कुछ थी। चुनाव लड़े, और हर किसी को चुनाव लड़ना पड़ता है। आप देख लीजिए, इंदिरा जी चुनाव लड़ी ना, और चुनाव हारी भी। राहुल गांधी चुनाव लड़े, चुनाव हारे भी। राहुल गांधी अमेठी से एमपी नहीं है ना, वायनाड से एमपी है ना, अमेठी में चुनाव हार गए। मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके नेता हो रहे हैं, उसमें परिवारवाद है। तो जो ये जय शाह का पप्पा है, अमित शाह, वो जो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, चुनाव हुआ था क्या है? इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरा बस यही सवाल है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने बेटा को अदानी की बिल्डिंग का चौकीदार बना दिया है, हम ये नहीं बोल रहे। बीसीसीआई का सेक्रेटरी हुआ है साहब। बीसीसीआई पूरी दुनिया की वन ऑफ द वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको तो नहीं लगता है कि यूपीएससी का कंपटीशन करा करके उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। अरे सौरव गांगुली यहीं के हैं, कम से कम क्रिकेटर थे, बैटिंग करते थे, कैप्टन थे, उनको बनाया तो समझ में आता है। ये तो कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला है। इसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता तो ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। तो तुम्हारा परिवारवाद नहीं है। और हमारी पार्टी के दो प्रधानमंत्री ने, याद रखिएगा इस बात, दो प्रधानमंत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई है। तब आप राहुल गांधी को परिवारवादी बोल रहे हैं। दोनों ने अपनी जान गंवाई, तब आप उसको परिवारवादी बोल रहे हैं। और उन्हीं का भाई है ना वरुण गांधी, उन्हीं की चाची है ना मेनका गांधी, है ना, भाजपा के सांसद है ना। इसमें परिवारवाद है कि नहीं, हमको जरा समझा दीजिए। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए हुआ है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं है, ये हमको बता दीजिए। ये धूमल का बेटा मंत्री हुआ है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं, हमको ये बता दीजिए। ऐसा नहीं होगा। एक नियम बनाना पड़ेगा। संविधान में एक नियम होता है, आप जो है जय 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 बांग्ला, जय बांग्ला, जय हिंद, जय बांग्ला। मैं ये कह रहा था, आए हैं तो हमको भी पता चलेगा इनको आए हैं। पता चल गया हमको, आप आ गए। बैठ जाइए। हो गया, पता चल गया। कहां से आए, कौन जिला से? अच्छा ठीक है, पता चल गया। तो उनका भी नारा लगा दीजिए जिनके आदमी है। अब चुप जाएगा भाई, हो गया, समझ गए। अब आज तुम ज्यादा करोगे तो नंबर कट जाएगा, कम करो। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाजपा जो करेगी उसमें परिवारवाद नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो व्यक्ति भाजपा के बाहर भ्रष्ट है वो भाजपा में शामिल होते ही सदाचारी हो जाता है। एक नियम बनाना पड़ेगा ना। एक नियम क्या है? नियम ये है कि आपके पास अगर हेलीकॉप्टर है तब भी आपका वोट एक, आपके पास यदि फॉर्च्यूनर है तब भी आपका वोट एक, और हमारे पास A1 का साइकिल है तब भी हमारा वोट एक होता है।
ये नियम होता है ना। तो अगर परिवारवाद गलत है तो परिवारवाद गलत सब जगह है। अगर धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी जब रिलायंस ग्रुप का मालिक हुआ, इसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता है, और राहुल गांधी राजनीति में आए, इसमें आपको परिवारवाद दिखता है, मतलब आपका चश्मा का नंबर गड़बड़ है। क्या आप जानबूझ करके ये बेईमानी कर रहे हो? आप बेसिकली इस देश की आम जनता के साथ धोखा कर रहे हो। आप इस देश की आम जनता को देश बोल करके उसके अधिकार को एक एक करके आप छीन रहे। इस देश की का निर्माण, इस देश की बुनियाद समानता और न्याय के सिद्धांत पे हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। और समानता और न्याय का तकाजा यह है कि आप किसी भी तरीके से मनमाने ढंग से आप समानता और न्याय को परिभाषित नहीं कर सकते। मेरा सवाल इसीलिए इस देश की सरकार से होता है कि ये इस देश की जो बुनियादी व्यवस्था है, उस बुनियादी व्यवस्था को ये बिगाड़ रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र की जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए ये नफरत की जो आग फैला रहे हैं, इसमें किसी का भी मकान जल सकता है, इसमें किसी का भी हाथ जल सकता है। इस देश में लोगों ने अपनी जान गंवा करके, जिंदगी कुर्बान करके जो राष्ट्र की बुनियाद की स्थापना की, ये उस बुनियाद को तोड़ रहे हैं, ये समाज को बांट रहे हैं, इंसानियत को का बिखराव कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थी होने के नाते, नौजवान होने के नाते, यह हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम सत्य की पड़ताल करें, हम सत्य जानने की कोशिश करें, हमारे मन में सवाल पैदा हो, और सवाल जब पैदा हो तो सामने कोई भी क्यों ना हो, हम उससे आंख में आंख डाल करके सवाल कर सके। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इस लोकतंत्र ने माननीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उसी लोकतंत्र ने हमको यह अधिकार दिया है कि हम आंख में आंख डाल करके उनसे सवाल पूछें, और उनसे पूछें कि आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप हमको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम आपके खेल को समझते हैं। हमने इस देश के आम लोगों के खून पसीने की कमाई से, उनके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, इसीलिए हम इस देश के आम लोगों के कर्जदार हैं। हम ये समझते हैं, हमको मालूम है कि ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है, हमको मालूम है कि कोई भी चीज की तासीर अगर ऊपर से ठंडी हो तो जरूरी नहीं है कि वो ठंडा होता है। हमको मालूम है कि फेयर एंड लवली लगाने से किसी का मुंह गोरा नहीं होता है। हमको मालूम है कि प्रचार एक बात होता है और हकीकत दूसरी बात होती है। प्रचार के लिए, अपनी राजनीति के लिए, चुनाव के लिए आप जो दावे करते हैं वो एक बात होती है, लेकिन हकीकत में देश का निर्माण देश के लोगों से होता है, और देश के लोगों की जो बुनियादी चीजें हैं वो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास। आप देखिए कि बड़ी चालाकी से लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गायब किया जा रहा है, और इंसान को एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जिस सपना को लेकर के कोई तर्क नहीं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, अपने आप आपका दिमाग जो है ना उन चीजों को सोचने लगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में जब सरकार बनी, अव्वल तो सरकार बनने से पहले कुछ बड़े सुहावने, अच्छे, सुंदर जो है ना मुहावरे फेंके गए थे। हालांकि बाद में जय शाह के पापा ने कहा कि वो जुमला था, हमने नहीं कहा। जय शाह के पापा ने कहा कि वो जुमला था। क्या जुमला था भाई? कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाए, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाए, जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी की जाएगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। और हमने ये देखा कि इसी देश में
बलात्कारियों के समर्थन में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उनके समर्थन में रैलियां निकाली। हमने देखा कि मूड पे तो बात कर रहे हैं साहब, मणिपुर पर मौन है। जो आपकी जिम्मेवारी है उस पर आप बोल नहीं रहे। जो किसी और का किया हुआ काम है उसको सीना ठोक करके अपना बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद ही गए थे लैंड करने के लिए वहां पे। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में आपने देखा कि सपना किस तरीके से दिखाया गया। ये प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। कहा था ना? कौन सा साल है? 23 चल रहा है ना? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान मिल जाएगा। तो मिल गया होगा? मिल गया? अरे बोलिए, घबराइए नहीं। जेल में इतनी जगह नहीं है कि 140 करोड़ लोगों को जेल में डाला जा सके। डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। तो पक्का दो ही बात हो सकता है ना, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? तो प्रधानमंत्री झूठा है ना, तो झूठा को झूठा नहीं बोलेंगे, नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, रात को रात नहीं बोलेंगे। तुम्हारा राज है? तुम्हारा राज है क्या? देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का राज है। अगर आपको गुमान है कि आप इस देश को, लोकतंत्र को गिरवी बना लेंगे, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये जो छात्र परिषद के नेताओं की तस्वीर यहाँ लगी हुई है, ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो महामानवों की तस्वीर लगी हुई है, हम उनकी विरासत पर चढ़ने वाले लोग हैं। आप अगर हिटलर बनने को तैयार हैं, आप अगर ब्रिटिशर्स बनने को तैयार हैं, तो हम भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा कि आपकी हकीकत हम जनता में जाकर के बोलेंगे और मुंह खोल करके बोलेंगे। आपने बोला था ना, हमने नहीं बोला था, आपने बोला था कि 15 लाख सबके खाते में पहुंचाया जाएगा। कहाँ है 15 लाख? किसके खाते में आया है? 5 किलो अनाज देकर के 15 लाख का सवाल गायब कर दिए हैं? और उसमें भी बेईमानी। कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गरीब लोग को ना। इसका मतलब आपके राज्य में 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। 140 में से 80 करोड़ लोग गरीब ही हो गए। तो अमीर कौन हुआ? अमीर हुआ इनका दोस्त। इनकी जो दोस्ती है ना, जिसके फ्लाइट पे चढ़ करके घूमते हैं, और उनके लिए जब सवाल पूछा गया कि बताइए प्रधानमंत्री जी, जिसके फ्लाइट में चढ़ करके घूम रहे थे आप, उसके खाते में, उसकी सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं? तो कहे कि हम आपको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे। हाय रे मूर्ख! इसको कहते हैं प्रचंड मूर्खता। क्यों? विज्ञान अगर पढ़े होते ना तो आपको पता होगा, न्यूटन का एक लॉ है। लॉ क्या है साहब? कि किसी चीज को जितना दबाइएगा उसका अपोजिट फोर्स उतना ऊपर होकर के आएगा। करोड़ों रुपया खर्च किया इसने, करोड़ों, ये साबित करने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू है। आप सोचिए, करोड़ों रुपया खर्च किया। अब तो मेरा ये सवाल होता है कि अगर राहुल गांधी पप्पू हैं